सेपरेटली भेज, वो फिर आप सेपरेटली भेज सकते हैं, उसको भी हम अगले दिनों में, मतलब 2-3 दिन जो हैं हमारे, उसका हिस्सा बना देंगे। ठीक है, सबसे ऊपर वाली। यूं कर देंगे। ठीक है। ये हाँ। अच्छा, माइक अपने अपने बंद कर लें, जिस दरवाजा बंद कर। ताकि टाइम ज्यादा से ज्यादा हमारा यूटिलाइज हो सके। बच्चे, पेपर एक्सपेक्टेड टू बी टफ जो आप कह रहे हो, इसमें ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच उन्होंने करना शुरू कर दिया है कि प्रॉपर आप लोगों से वो एक्सपेक्ट अब करते हैं कि आपको सिनेरियो बेस्ड और अच्छे एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकें, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा स्टैंडर्ड वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। एक फाइल है नस्ट के नम्स के एग्जाम्स की, वो मैक्सिमम 2 से 3 घंटे लगा के वो देख लीजिएगा एक नज़र, ताकि आपको ना जो 2-3 दिन है वो उसमें थोड़ा एडवांटेज हो जाएगा। देखें, इस वक्त परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना। जो आप कर चुके हैं दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, वो कर चुके हैं आप। अब आपने ये तो कर नहीं सकते ना कि टाइम को रिवाइंड करें। ठीक है, तो अब आपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम करनी है। ठीक है, जो आपके पास बच गया इस वक्त। और पैनिक नहीं करना, परेशानी, एग्जाम स्ट्रेस, दिस इज पार्ट ऑफ द एग्जाम प्रिपरेशन। लेकिन ये नहीं है कि वो इतना हावी हो जाए कि इस वक्त आप मैं मिसाल के तौर पे आपसे कुछ पूछूं और आप बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो, और उधर जाके आप पैनिक करके गलत जवाब लगा आए, जो कि अक्सर बच्चे करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी आप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर साथ साथ जैसे जैसे है थोड़े थोड़े ऐड भी करते जाएंगे बच्चे जो आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आपको पता है मेडिसिन के आपके कितने एमसीक्यूज हैं? 52। और सर्जरी के 48। ठीक है। सर्जरी और एनाटमी ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, क्लिनिकल एस्पेक्ट से पूछना तो वो सर्जरी का बन जाता होता है जरा। तो 110-20 पहला हमारा फोकस, ये दो होंगे। ठीक है। ग्रुप में मैं एक फाइल भी शेयर कर दूंगा, मेरे पास सर्जरी के एमसीक्यूज की एक बहुत अच्छी फाइल है, लेटेस्ट। ठीक है, तो वो भी आपको भेज दूंगा, वो भी एक नज़र देख लीजिएगा। और नम्स के कुछ एमसीक्यूज हैं, वो भी आपको सेंड कर दूंगा, तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, शुरू करते हैं। सो मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं, इसके रैंडम टॉपिक पे। थैंक्स सर। ठीक है। ओके। सो व्हाट इज सीओपीडी? ठीक है, जल्दी जल्दी बस देखेंगे। आपको पता है FeV1 रेशो। ठीक है, FeV1/FVC लेस देन 0.7 या 70% होती है। ठीक है, और इसमें इरिवर्सिबल चेंज होती है, यानी आप अगर ब्रोंकोडायलेटर देंगे, ठीक है, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं आएगा। ठीक है, स्मोकिंग की हिस्ट्री होगी। ठीक है, और क्या होता है? सीओपीडी में क्लबिंग नहीं होती, याद रखिएगा। सीओपीडी में क्लबिंग नहीं होती। अगर सीओपीडी का पेशेंट क्लबिंग डेवलप कर रहा है, तो दैट मीन्स के कार्सिनोमा डेवलप हो गया है, सीए लंग। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, उसके अलावा आपका एक और चीज है कि आपका कॉर पुल्मोनल जब डेवलप करता है, तो फिर हार्ट फेलियर के भी साइंस आ सकते हैं। ठीक है, और स्पेशली कौन सा हार्ट फेलियर होगा? राइट हार्ट फेलियर। ठीक है, राइट हार्ट फेलियर के साइंस आएंगे, पीडल एडिमा होगा। ठीक है, जेवीपी भी रेज्ड हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, ये सारी चीजें डेवलप इसमें हो सकती होती हैं। ठीक है, और क्या देंगे आप? इनहेल्ड फॉर्म में एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं इसके ट्रीटमेंट में। क्या देते हैं? इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम। ठीक है, इस तरह की चीजें। ये आपका सीओपीडी हो गया। ठीक है, एडीमा डेवलप कर सकता है, पीडल एडीमा वगैरह हो सकता है ऐसे पेशेंट को। ठीक है, ये याद रखिएगा। एस्थमा क्या है? साथ ही अब एस्थमा को कर लेते हैं। एस्थमा में भी वही 0.7 से कम है, FeV1/FVC, लेकिन इसमें रिवर्सिबल होती है। जो आपका जब एस्थमा के दरमियान का फेज होता है ना, मतलब जब यानी जिन दिनों अटैक होता है और सेटल हुआ होता है आपका एस्थमा, ठीक है, उन दिनों आपके एयरवेज बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे नॉर्मल है। तो दिस मीन्स दैट देयर इज रिवर्सिबिलिटी इन इट। यानी जिन दिनों आपके एयरवे में हाइपर एक्टिविटी नहीं है, आपके एलर्जिन को, मिसाल के तौर पर डस्ट एलर्जी है आपको, या पोलन एलर्जी है, और पोलन से आपका एक्सपोजर नहीं है हो रहा, ठीक है, तो आपको
बिल्कुल आपके नॉर्मल एयरवेज होते हैं उस तरह, तो रिवर्सिबिलिटी होती है, इसका याद रखिएगा। ठीक हो गया। बेस्ट इनिशियल टेस्ट इसमें क्या कराएंगे टू डायग्नोस, इसमें डायग्नोसिस होता है स्पायरोमेट्री से, क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, एक्सरे का कोई रोल नहीं होता एज सच। ठीक है, अलहदा से। तो जो टेस्ट आपको डायग्नोसिस करके दे रहा होता है वो पुल्मोनरी, और डे टू डे बेसिस पे क्या करते हैं एक्टिविटी को देखने के लिए, पीक फ्लो मीटर, पीक फ्लो मीटर की रीडिंग्स देख रहे होते हैं आप, उससे पता लग जाता है कि परसेंटेज उसकी क्या चल रही है, कितना आपका हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वो कहे कि डेफिनेटिव या उस तरह का, तो स्पायरोमेट्री की तरफ आप जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको कहे कि डे टू डे बेसिस पे, ठीक है, तो आपने पीक फ्लो, पीक एक्सपिरेटरी, एक्सपिरेटरी फ्लो रीडिंग्स, ठीक है, ये करना होता है चेक। और इसमें क्या देते हैं आप, सेल्ब्यूटामोल देते हैं फॉर ब्रोंकोडायलेशन। लेकिन वैसे जो प्रेफर्ड आपका है दैट इज नाउ इज कि आप साथ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ शुरू करें। क्यों? क्योंकि सेल्ब्यूटामोल, अच्छा, सेल्ब्यूटामोल जो है, सेल्ब्यूटामोल सिर्फ आपके एयरवे को खोल रही है, ब्रोंकोडायलेशन करा के दे रही है। जो आपकी एक्टिविटी है, ठीक है, जो आपकी जो आपकी एक्टिविटी हो रही है, हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, जो इन्फ्लेमेटरी उधर प्रोसेस चल रहा है उसको नहीं चेंज कर रही। ठीक है, सेल्ब्यूटामोल, तो ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को कौन चेंज करेगा, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह, या आपके वो जो दूसरे होते हैं मोन्टिलोकास्ट वगैरह, लिकोट्राइन इनहिबिटर्स। ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं जो आपके मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उस हाइपर एक्टिविटी को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई आजकल कहा जाता है कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट प्लस साथ में इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाएं, या अगर आप इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दें और साथ में सल्ब्यूटामोल वगैरह आप इस्तेमाल करें। तो अब डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन उधर क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने चॉइस अपनी करनी। ठीक है। अच्छा, एक एस्थमा होता है एस्पिरिन इंड्यूस्ड, उसका भी आपको पता होगा शायद। ठीक है, क्या होता है इसमें, पॉलिप्स होते हैं, इसका टिपिकल ट्रायड्स होता है, पॉलिप्स होते हैं, एनसेड एक्सपोजर होता है, ठीक है, और एस्थमा के फीचर्स आते हैं। ठीक है, अगर ये तीन चीजें आपको इकट्ठी मिल जाएं तो समझ जाएं, हाँ जी, तीन चीजें अगर आपको इकट्ठी मिल जाएं तो समझ जाएं ये उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है। ठीक है, और क्या देते हैं इसके लिए चॉइस, लिकोट्राइन इनहिबिटर्स, ठीक है, मोन्टिलोकास्ट वगैरह। क्यों? वो इफेक्टिव इसलिए भी होगा कि जो आपके एनसेड्स हैं, ठीक है, वो अल्टीमेटली इसी को तो ब्लॉक करते हैं, इसी पाथवे को। ठीक है, तो वो आप लिकोट्राइन्स को ही तो वो जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, यानी वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप फिर मोन्टिलोकास्ट उसके लिए दे देंगे। ठीक है। अच्छा, ये दो तीन डिजीजेज हो गई, उसके अलावा आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस का इसी में आ सकता है। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होगा, पेशेंट है फेलियर टू थ्राइव, इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे, फेलियर टू थ्राइव, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस, लेटर ऑन स्टेजेस पे ब्रोंकिटिस भी डेवलप हो जाता है। उसके अलावा स्टियटोरिया वगैरह होता है, यानी डिफिकल्ट टू फ्लश, आपके स्टूल्स होंगे। ठीक है, इस किस्म की वो हिस्ट्री देगा आपको, तो वो सिस्टिक फाइब्रोसिस का पूछ रहा होगा और उसमें फिर आपसे वो ब्रोंकिटिस का सवाल बना रहा होगा। लॉन्ग सिनेरियोज में इस तरह के कोरिलेशंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कि सिस्टिक फाइब्रोसिस को आप सिर्फ मेल एब्जॉर्प्शन के तौर पे नहीं ले सकते कि मेल एब्जॉर्प्शन की बीमारी है और आपने वही डिस्कस कर ली है। जब लंबा सिनेरियो बनता है तो उसमें क्लिनिकल कोरिलेशंस भी बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही होती हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा आपके एटिपिकल नमूनिया, ड्रग ऑफ, जो मेन पॉजिटिव एजेंट जिसका ज्यादातर पूछा जाता है दैट इज माइकोप्लाज्मा।
और माइकोप्लाज्मा की एक और इम्पोर्टेंट बात यह है, एटिपिकल क्यों कह रहे हैं? टिपिकल नमूनिया से आपके जहन में क्या आता है? फीवर होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, प्रोडक्टिव कफ होगी, कफ में यानी स्पूटम होगा साथ में, ठीक है। लेकिन एटिपिकल क्यों कह रहे हैं? एक तो ड्राई कफ होती है इसमें, ठीक है, और फीवर भी यूजली नहीं होता, नो फीवर, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा का इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया ये कराता है। और वो आपको एग्जामिनर देगा कैसे? पी फिल्म पे शिस्टोसाइट्स मिलेंगे आपको। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा वो तो हिमोलिसिस की बात कर रहा है। शिस्टोसाइट जब भी वो आपको दे रहा होगा, समझ जाइएगा कि वो इसकी बात कर रहा है। उसके अलावा इसकी क्या होती है? कोल्ड एग्लूटिनेंस, उसके हिसाब से, ठीक है। तीसरी चीज जो ये इसकी दवाई कौन सी होगी? मैक्रोलाइड्स। एम फॉर माइकोप्लाज्मा नमूनिया, एम फॉर मैक्रोलाइड्स। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा जी, एक और नमूनिया होता है एनारोबिक नमूनिया, एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से। क्यों होता है ये? इसके साथ आपको दो लोगों की हिस्ट्री देगा। या अल्कोहलिक होगा, अल्कोहलिक भी उल्टियां करते करते बेहोश बंदा होता है, तो वो एस्पिरेशन कर लेगा। एस्पिरेशन इसमें रोल प्ले करती है। तो आप लाइनें ना लगाएं। अच्छा जी, अच्छा जी, एस्पिरेशन करेगा, ठीक है। और कौन सा दूसरा होगा? सीयर के बाद, सीयर एक्टिविटी के बाद नमूनिया होगा। तीसरा कौन सा होगा? आल्टर्ड सेंसोरियम का पेशेंट था, कंफ्यूजन का पेशेंट था, कोई स्ट्रोक का पेशेंट था, इस पेशेंट को एक नमूनिया आप डेवलप हो गया। तो वो मोस्ट लाइकली एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि आपके जो उसने एस्पिरेशन की हुई होगी, एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स या ओरल कंटेंट्स की हुई होगी, ठीक है। और इसके लिए आप क्या देंगे? विच एंटीबायोटिक? अच्छा, सबसे ज्यादा, और इसका राइट लोअर लोब में ज्यादा इसका जाती है एस्पिरेशन, तो राइट लोअर लोब नमूनिया होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। और अच्छा, इसमें फिर ये होता है कि एस्पिरेशन नमूनिया के साथ एब्सेस फॉर्मेशन की भी जरूर बन सकती है। जो आपने कंटेंट्स एस्पायर किए हैं उसकी वजह से एब्सेस फॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगी? और इसके लिए आप बेस्ट इनिशियल टेस्ट तो चेस्ट एक्सरे कराएंगे, उस पे आपको कैविटी मिल जाएगी। और फाइनल आपको क्या होगा? कल्चर, स्पूटम कल्चर यूजली कराते हैं आप, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या होगा? क्लिंडामाइसिन देंगे। अच्छा, अब एक तरीका ये होता है आप लोगों को कंफ्यूज करने का, कि हम आपको जो मेन आपको पढ़ाई हुई होती है एंटीबायोटिक वो नहीं देते, अल्टरनेटिव दे देते हैं। तो अल्टरनेटिव इसका क्या है? मीट्रोनिडाजोल, ठीक है, मीट्रोनिडाजोल दे देंगे आप। अच्छा, उसके अलावा फिर वो आपसे पूछ सकता है कि नमूनिया अगर स्टेफोरियस की वजह से है तो फिर आप क्या करेंगे? वेनकोमाइसिन। और अगर वेनको को भी वो रेजिस्टेंट है तो फिर आप क्या करेंगे? लिंजोलेट देंगे आप। तो ये अल्टरनेट ऑप्शंस आपके पास जरूर पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, इसी तरह नमूनिया के डिस्कस करते हुए अगर वो सूडोमोनास के कोई फीचर्स दे देता है, ठीक है, उसकी कौन सी सिक्रीशंस होती हैं? ग्रीन कलर, ठीक है।
तो सुडोमोनास का अगर वो दे देता है सिनेरियो, तो इसमें ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा? देखिएगा, या सिप्रो, या पिपटेजो, पिप्रसिलिन, टेजोबैक्टम। ठीक है। दिस विल बी योर चॉइस। अल्टरनेट भी बता दिए हैं, दो बता दिए हैं, ठीक है। इन दो में से कोई ना कोई दी हुई होगी सिनेरियो। अच्छा जी, पुल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी आपको, क्या साइंस होंगे? डिस्निया होगा। ठीक है। अब आप लोग बताएं, पुल्मोनरी हाइपरटेंशन की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सी है? व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर पुल्मोनरी हाइपरटेंशन? खामोश हो गए, सो तो नहीं गए? ठीक है। हाँ, ये बच्चे ने RHC ठीक लिखा है, राइट हार्ट कैथेटराइजेशन। ठीक है। तो पुल्मोनरी हाइपरटेंशन में आपकी सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है, दैट इज राइट हार्ट कैथेटराइजेशन। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या कराएंगे? पोलीसोमनोग्राफी। डे टाइम स्लीपीनेस होगी। दो तरह की चीजें जा सकती हैं, डे टाइम स्लीपीनेस प्लस हाइपरटेंशन की भी इसमें हिस्ट्री होती है। ठीक है। और फराटे, स्नोरिंग। ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या है? सी पैप, कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो होती है। ठीक है। ये सी पैप मैनेजमेंट, शाबाश। तो इसमें सी पैप आप देते हो। ठीक है। तो ओएस से भी आपका हो गया इस तरह। अब आपका एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आता है न्यूमोथोरैक्स पे। देखो बच्चे, अगर तो आपको साथ जेवीपी रेज या ऐसे साइंस नहीं मिल रहे, ठीक है, तो फिर तो टेंशन को आपने नहीं मार्क करना बिल्कुल भी, कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स है जी। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में मीडियस्टाइनल शिफ्ट होती है आपकी। ठीक है। और क्या क्या होता है? ठीक है। बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है आपका। ठीक है। और आपने इसका सबसे बेहतरीन कौन सा मैयर करना है? नीडल एस्पिरेशन। फौरन कहीं से नीडल लेनी है और आपने एस्पिरेशन कर लेनी है, या कैनुला के थ्रू। ठीक है। वेट नहीं करना कि आप चेस्ट ट्यूब पास करेंगे। चेस्ट ट्यूब डेफिनेटिव हल होगा बाद में मैनेजमेंट में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दी नीडल एस्पिरेशन। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, आपने जान बचानी है मरीज की। ठीक है। हाइपोटेंशन भी देगा इसमें। लो बीपी। ठीक है। और नेक वेन्स डिस्टेंडेड होंगी, जेवीपी जो मैंने आपको बताया रेज्ड होगी। ठीक है। तो नेक वेन्स भी आपकी डिस्टेंडेड होंगी। यस, शाबाश, सेकंड इंटरकोस्टल मिड क्लेविकुलर लाइन। एक सेकंड बस रुकिएगा।
बच्चे मैंने साथ अपने सामने टैब ओपन किया हुआ है, ताकि जो जो भी ज्वाइन कर रहा है तो मैं साथ साथ क्लिक करता जा रहा हूँ। आप दोबारा ट्राई करें। अच्छा जी। इसमें कोई और चीज आपको लगता हो कि रेस्पिरेटरी में आपको प्रॉब्लम करती है, वरना मैं अगले सिस्टम पे चलूं जरा। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यही थे। हाँ, ब्रोंकिक्टेसिस में आपका चॉइस कौन सी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? HRCT, ठीक है। आप HRCT कराएंगे, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन, ठीक है। पुल्मोनरी फाइब्रोसिस, इडियोपैथिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसमें भी होगा HRCT प्लस। ट्रीटमेंट क्या के देंगे? परफिनिडोन, ठीक है। ये इडियोपैथिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस में आप करेंगे। हाँ, राइट एंड लेफ्ट शंट, ओके। अच्छा, ठीक है जी। इन्फेक्शियस डिजीजेस पे आ जाते हैं जरा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो MCQ में जिस तरह का क्लू बनता है, ठीक है। आगे अब आप मुझे बताइएगा, अगर कोई इशू आपको फेस कर रहा हुआ आप स्पेसिफिकली, तो हम टॉपिक आगे वो भी कवर कर देंगे बीच में ना, ठीक है। ओके, मेनिंजाइटिस का सवाल आता है इन्फेक्शंस में, लाजमी है। फर्स्ट एड में बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है, वो लाजमी देखिएगा। सिर्फ टेबल देखने में कुछ भी नहीं होता कि कौन सी एज में कौन सा बैक्टीरिया कॉमन है, बिकॉज ये बहुत हाई यील्ड क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन से ईयर पे कौन सा बैक्टीरिया होता है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो इसमें सवाल है वो है कि आपने दो चीजें देखनी है। ग्लूकोज कम है, ठीक है, और तो दो चीजें होंगी, या बैक्टीरियल होगा या फंगल होगा, ठीक है। इसको मैं समझाता ऐसे हूं कि हमारे जो आपके क्या कह लें, ह्यूमन बीइंग्स में भी DNA होता है और बैक्टीरिया में भी DNA होता है। तो दोनों ग्लूकोज को ही कंज्यूम करते हैं एज ए प्राइमरी सोर्स। तो ग्लूकोज डिक्रीज होगा आपके CSF में। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया कंज्यूम करता है ग्लूकोज को, ठीक है। और फंगल में भी कम होगा। अब आपने फिर अगला देखना है, ये स्टेप वाइज इसी तरह देखना है आपने मेनिंजाइटिस को डायग्नोज करते हुए। अगला फिर देखना है कि यार उसमें न्यूट्रोफिल्स तो नहीं बढ़े हुए। अगर न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं तो बैक्टीरियल है। अगर लिम्फोस बढ़े हुए हैं, ठीक है, तो अब फिर ये दो चीजें आ जाएंगी, TB भी इसी कैटेगरी के हैं। तो लिम्फोस आपके इंक्रीज हुए हुए होंगे। ये अप्रोच आपने रखनी है, सिंपल, ठीक है। ट्रीटमेंट पे डिपेंड करेगा कि कॉज क्या है, लेकिन जो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट है वो क्या है? सेफ्ट्राइक्सोन प्लस वेंकोमाइसिन। और अगर कोई ऑप्शन भी ना दी हुई हो, सिर्फ सेफ्ट्राइक्सोन दी हुई हो, तो वही क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। या सिर्फ वेंको दी हुई हुई तो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट है सेफ्ट्राइक्सोन प्लस वेंकोमाइसिन, ठीक है। और वायरल में भी लिम्फोज होंगे, लेकिन वायरल में आपका शुगर्स ठीक होंगी, ये याद रखिएगा। वायरल में ग्लूकोज ठीक होगी, लिम्फोज बढ़ेंगे पर ग्लूकोज ठीक होगी, ठीक है। उसके अलावा जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एंटेरिक फीवर, ठीक है। क्या होगा? फीवर होगा, और इसका वो जो वीक वाइज टेस्ट होता है वो क्या है? बासु, ठीक है। फेमिलियर है बासु से? क्या होता है बासु? मैं ये इंटरेक्टिव इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि
जब बच्चों को आपस में वो सोचते हैं तो चीजें माइंड में आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो पहले वीक में ब्लड टेस्ट है, दूसरे वीक में ब्लड टेस्ट। ठीक है, सेकंड वीक में कहा जाता है कि आप विडाल टेस्ट करें, एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, थर्ड वीक में आप स्टूल कल्चर करें, और फोर्थ वीक में आप यूरिन कल्चर करें। तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, हाई यील्ड मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज बासु। ठीक है, और एंटेरिक फीवर के एटिपिकल से साइन होंगे, बट मेन उसका जो साइन होगा दैट इज फीवर, मतलब सिम्टम। उसके अलावा वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, ये हो सकते हैं उसमें। ठीक है, अच्छा, अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफॉइड वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या है? ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन आपकी ये सवाल आपका आ जाएगा उधर सर्जरी से रिलेटेड। इंटेस्टाइनल परफोरेशन। ठीक है, और जीआई ब्लीडिंग, सेप्सिस। ये कोरिलेट करके अब आपको इस पे सवाल वो बना के दे सकता है। ठीक है, डिलीरियम वगैरह भी कर सकता है। ठीक है, टाइफाइड कहाँ पे रहता है, कैरियर स्टेट क्यों होती है पेशेंट की? टाइफाइड कहाँ जाता है? गाल ब्लैडर, शाबाश। वो गाल ब्लैडर में स्टोर हुआ होता है, और उसकी वजह से जो है वो वहां से रिलीज हो के कैरियर स्टेट आपकी होती है। एंटीबायोटिक इसके लिए है सेफ्ट्रैक्सोन। ठीक है, अदरवाइज सिप्रो, एजिथ्रो भी अवेलेबल है। ठीक है, ऑप्शंस में अगर हुई तो, पर प्राइमरीली सेफ्ट्रैक्सोन यूज की जाती है। ठीक है, इंजेक्टेबल से क्यों स्टार्ट करते हैं? इन्फ्लेम्ड होता है आपका मिकोजा, जीआई का। ठीक है, एंटेरिक पर एंटेरिक फीवर इसीलिए कहते हैं इसे, जीआई को ज्यादा ये करता है। तो इन्फ्लेम्ड मिकोजा होता है तो आप आईवी रूट से देते हो, क्योंकि अगर ओरल रूट से दोगे तो एब्जॉर्प्शन कम होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। एंटेरिक फीवर वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका NRE2 वगैरह में भी। उसके बाद लिस्टीरिया की आपसे पूछ लेते होते हैं। ठीक है, एल्डरली में होता है, न्यूनेट्स में भी होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में भी होता है, प्रेग्नेंट फीमेल में भी हो सकती है इसकी इन्फेक्शन। तो आप अगर लिस्टीरिया मेनिंजाइटिस भी एक्सपेक्ट करेंगे, या वैसे लिस्टीरिया का इन्फेक्शन है, ठीक है, तो ऐड करनी है आपने उस एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में एम्पिसिलिन। ठीक है, लिस्टीरिया के लिए आप एम्पिसिलिन देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, लिस्टीरिया के लिए आपने एम्पिसिलिन देनी है। अच्छा जी, फंगल इन्फेक्शंस, मैंने पीछे किसी ने कुछ कहा था। बच्चे विडाल नहीं आती, पता नहीं रीडिंग्स कभी आपने देखी है पीछे?
ये तो वैसे भी वो हो गया हुआ है, ऑब्सोलीट हो गया हुआ है, सार्कोइडोसिस। ठीक है। नॉन कैजिएटिंग ग्रेन्युलोमा होता है इसमें। हाइलर मैसिस। ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया। ये चीजें सिनेरियो में आपको दी हुई होंगी। फीचर्स क्या दिए होंगे? डिस्निया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इंसिडियस स्लो ऑनसेट। ठीक है, स्लो ऑनसेट डिस्निया होगा, हाइलर मैसिस का बता देगा, नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा का बता देगा। ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया मिल सकता है, और एस लेवल ज्यादा हो सकते हैं, ACE। ठीक है। इसमें भी HRCT आप कराएंगे। ठीक है। गोनोरिया में क्या होता है? हाँ, गोनोरिया में क्या ट्रीटमेंट देंगे आप? ठीक है। और अगर ये नहीं अवेलेबल तो फिर एजिथ्रो वगैरह। गोनोरिया कराता क्या क्या है? आपका यूरेथ्रल डिस्चार्ज करा सकता है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज कराएगा, और डिसयूरिया, यानी आपको पेनफुल मिक्चुरेशन होगी। ठीक है। तो एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी सिनेरियो आप पिक कर लेते हैं। थोड़ा बहुत ये जो कंफ्यूजिंग पॉइंट जहाँ पे बच्चों का मतलब ये होता है कि वो डॉज हो जाते हैं, मैं वो कवर्स कर रहा हूँ आपके। ठीक है। अच्छा जी, एमीबिएसिस क्या होता है इसमें? डायसेंट्री होती है। ये इन्वेड भी कर लेता है आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा को। इन्वेजन की वजह से डायसेंट्री होती है, जिसमें ब्लड वगैरह भी आ सकता है इन द स्टूल, ब्लड इन स्टूल। ठीक है। और इसके लिए क्या टिपिकल इसका है? फ्लास्क शेप्ड अल्सर। फ्लास्क शेप्ड अल्सर। ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या देंगे? ट्रीटमेंट आप देंगे मीट्रोनिडाजोल। और अगर वो आपके पास ना हुई तो फिर क्या देंगे? नहीं, मीट्रोनिडाजोल बच्चे इसमें वेनको नहीं है एमीबीएसिस में। एमीबीएसिस में आप मीट्रोनिडाजोल देंगे, और अगर वो नहीं होती ऑप्शंस में तो पार्मोमाइसिन देंगे आप। ठीक है। पेरोमोमाइसिन, पार्मोमाइसिन जो होती है, हाँ टिनिडाजोल भी दे सकते हैं। ठीक है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या देते हैं ना वो। ठीक है। अच्छा जी। लीश मैनिएसिस में क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। फीवर। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होगी। ठीक है। और पैनसाइटोपिनिया आपको मिल सकता है।
वेट लॉस हो सकता है। ये फीचर आपको दे के वो पूछे बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या कराएंगे। पी फिल्म कराते हैं आप। ये बेस्ट इनिशियल टेस्ट है इसका। ठीक है। पेरिफेरल स्मीयर, सॉरी, स्मीयर, जैसे आप उसमें कराते हैं मलेरिया में। पेरिफेरल स्मीयर। ठीक है। बेस्ट इनिशियल। और डेफिनेटिव कौन सा है? बोन मैरो। ठीक है। बोन मैरो। यस। क्या होगा उसमें? लीशमैनिया डोनोवन बॉडीज जो होती हैं, लीशमैन डोनोवन बॉडीज वो मिलेंगी आपको। लीशमैन डोनोवन बॉडीज। ठीक है। लीशमैनियसिस से याद रखें, लीशमैन डोनोवन बॉडीज। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? सोडियम स्टाइबो ग्लूकोनेट या एम्फोटेरेसिन बी। ठीक है। एम्फोटेरेसिन बी और सोडियम स्टाइबो ग्लूकोनेट। अच्छा जी, अगली इन्फेक्शन है ट्राइकोमिन, बिजली ट्राइकोमोनियासिस। मैम बिजली नहीं था। ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है। इसमें क्या होता है आपका? फ्रॉदी ग्रीन डिस्चार्ज होता है। फ्रॉदी ग्रीन डिस्चार्ज। इचिंग होगी और स्ट्रॉबेरी सर्विक्स होगा। ठीक है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन सा होता है? वेट माउंट इसके लिए। ठीक है। वेट माउंट। और फाइनल डायग्नोसिस किस पे करेंगे? नाट पे। न्यूक्लियर एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है ये। ठीक है। तो ये कुछ इन्फेक्शंस अभी हम डिस्कस करते हैं ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन आए, कुछ ना कुछ किया जा सके। अब गार्डियसिस एक होता है। ये क्या होता है? फाउल ग्रीजी स्टूल होता है। ठीक है। ब्लोटिंग। कैंपिंग वगैरह पे आप गए हैं, वहां पे आपको उसके बाद ये स्टार्ट हुआ है। तो कैंपिंग की जहां भी बात आएगी, कैंपिंग, वाटर एक्सपोजर, तो वो गार्डिया का आपने जहन में रखना है। ठीक है। तो इसमें स्टूल एंटीजन और पीसीआर वगैरह कराते हैं फाइनल। और वैसे इनिशियल जो होता है वो स्टूल माइक्रोस्कोपी आप कर सकते हैं। ठीक है। और मीट्रोनिडाजोल इसमें भी देते हैं। और ट्राइकोमोनियासिस में भी मीट्रोनिडाजोल देते हैं। ठीक है। आप लोगों में से टेस्ट सेशंस किस किस ने ज्वाइन किए हैं? कहीं भी, मतलब ये नहीं है कि किसी एक जगह, कहीं भी टेस्ट वगैरह दिए हैं आप लोगों ने? चलो, ठीक है। 15 को है ना हमारा, 15 को, 15 को मॉक टेस्ट है। तो वो 200 MCQs का मैं मॉक टेस्ट लूंगा। बाकी अभी आपको मैं आज ग्रुप में नम्स के, सर्जरी के
कुछ एमसीक्यूज मेरे पास बहुत अच्छे एक जगह के पड़े हुए हैं वो। ठीक है, फाइल बहुत अच्छी बनी हुई है, तो ये भी आपको ग्रुप में भेज दूंगा। प्लस जो अपने मेरे एमसीक्यूज थे, जो मैंने टेस्ट सेशन कंडक्ट किए हैं, वो मैं यूट्यूब पे आज उनको भी ओपन कर दूंगा। ठीक है, तो यूं कर लेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ आप लोगों की, ताकि अच्छी तैयारी हो जाए, जो भी दिन रह गए ना उसमें, तो यूटिलाइज कर लें इस टाइम को। जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, परेशान ना हो। ठीक है, जो एमसीक्यूज है ना और उनकी एक्सप्लेनेशंस हैं वो देखें, ताकि आपको पॉइंट्स पिक करना है। इस वक्त ये टाइम होता है सिर्फ पॉइंट्स पिक करने हैं आपने। कोई भी एग्जाम हो ना, तो आपने पॉइंट्स पिक करने हैं, आपको पता हो कि क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट इन्फेक्शन आगे पूछा जाता है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। ठीक है, फीमेल पीआईडी में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। ठीक है, तो इसका कौन सा टेट्राड होता है? एमसाल टेट्राड टिपिकल होता है। ठीक है, थिन ग्रे डिस्चार्ज है इसका, ग्रेश कलर डिस्चार्ज का अगर वो बताए, फिशी ओडोर का बताए, फ्लू सेल्स बताए। और पीएच अगर बढ़ी हुई हो। ठीक है, तो दिस मीन्स कि वो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की बात कर रहा है, और इसके लिए भी आप देंगे मीट्रोनिडाजोल। ठीक है, ग्राम स्टेन पे आप डायग्नोसिस करेंगे इसका। ठीक है जी, उसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल एंटीबायोटिक यूज के बाद, ठीक है, आपको होगा क्या देते हैं आप इसमें? वैनको। ठीक है, वैनकोमाइसिन देते हैं। आपके पास अगर वैनको प्लस मीट्रोनिडाजोल में से ऑप्शन आएगी, तो आपने प्रेफर वैनको को करना है। ठीक है। अच्छा जी, एक आती है अमीबिक लिवर एब्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट। फीवर होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगी आपको, टेंडर हेपेटोमेगैली होगी, पेनफुल होगा। ठीक है, और क्या होगा? एक इसके साथ फीचर होता है, ए से एमीबिक लिवर एब्सेस, ए से एनकोवी पेस्ट। सुना है ना इसका नाम, पढ़ा है? तो इनिशियल टेस्ट के तौर पे आप इसको डायग्नोज करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ठीक है, बाकी सिरोलॉजी भेजते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका के लिए, अगर आपको लगता है कि वही है तो। ठीक है। अच्छा जी, आगे है टेपवर्म इन्फेक्शंस। क्या देंगे इसमें, ट्रीटमेंट क्या देंगे आप? प्रेजिक्वेंटल। कुछ चीजों में मैं जरा जल्दी जा रहा हूँ आगे आगे, तो वो देख लीजिएगा, अगर वहां पे आपको कोई उसके फीचर्स के हवाले से कोई सवाल हुआ कि भाई मुश्किल लगते हैं या पूछना चाह रहे हो, तो चैट में लिखते जाइएगा। ठीक है। अच्छा जी, शिंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट हिस्ट्री ऑफ चिकन पॉक्स दी हुई होगी, पुरानी, बचपन में चिकन पॉक्स हुआ है, अभी उसको एक वेजिकुलर रैश इरप्शन हुई है, वेजिकुलर रैश।
वेजिकल, छोटे छोटे वेजिकल्स बनते हैं ऐसे। और ये पूरी रीजन जो होता है ना, रैश होता है इसमें, ये यूं समझना, रेड कलर का वो होता है या पिंकिश कलर का, और बीच में इससे ये वेजिकल्स निकले होते हैं। ये ऐसा सा, लेकिन ये डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, किसी एक जगह पे होगा। ठीक है, किसी एक डर्माटोम में होगा। ठीक है, हम्म। तो इसका बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन सा है? रैंक स्मीयर। ठीक है, और ओवरऑल आप क्या करेंगे? पीसीआर कराएंगे टू डायग्नोज। ठीक है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन भी है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? पेशेंट में डेवलप, कुछ पेशेंट में लाइफ लॉन्ग पेन हो सकती है, तो आपको नर्व ब्लॉक की तरफ जाना पड़ता है। हो सकता है ना, वो क्वेश्चन चेंज ही करना होता है ना थोड़ा बहुत। तो वो क्या है कि वो उसका पेन सेटल ही नहीं हो रहा, आपके ट्रीटमेंट ऑप्ट करेंगे, तो नर्व ब्लॉक इन दैट केस। ठीक है, अच्छा, विब्रियो कॉलरा, ये मैंने बहुत जगह जहां भी सिनेरियो देखा है ना, कहीं भी इंटरनेशनल पेपर्स में भी और अच्छे स्टैंडर्ड के एग्जाम्स में भी, तो इसके अंदर आता है स्वार्मिंग बैक्टीरिया ऑन कल्चर। ठीक है, स्वार्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन कल्चर। ठीक है, तो इस तरह करके भी आपको वो दे सकता है सिनेरियो। साथ कॉलरा का आपको पता ही है कि कितना उसका मैसिव लेवल पे डायरिया होता है, प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया। ठीक है, रिमोटोलॉजी की तरफ आ जाते हैं जरा। ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्टिफनेस लेस देन 30 मिनट, यूजली अप टू 15 मिनट। ठीक है, वेट बीरिंग जॉइंट। ठीक है, और क्या होता है? नी, हिप, हैंड्स, ये बर्डन नोट होते हैं इसके, नोट्स, और बूशार्ड नोट्स। ये प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पे होते हैं। बी पहले आता है तो प्रॉक्सिमल। ठीक है, और ये बर्डन जो होता है ये डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स पे होते हैं। ठीक है, कैपिटस आपके नी में हो सकता है, जॉइंट में, जहाँ पे आपको होगा। क्रेपिटस क्या होता है? एक सेंसेशन सी होती है, ग्रंटिंग सी वॉइस सी होती है, क्रैकलिंग वॉइस सी होती है। ठीक है, या अगर आप फील करेंगे तो तब भी आपको ऐसे फील होता है कि कुछ ना कुछ नीचे जैसे, क्या उसको जैसे पत्ते से नहीं होता है वो आपस में होते हैं, या कोई चीज आपस में आगे पीछे हो रही होती है, तो उस किस्म की आप इसको कैसे डिस्क्राइब करना है उर्दू में? ठीक है, वो इस तरह के सारे फीचर्स इसमें से कोई भी आपको दे सकता है। तो होते क्या, ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, सबकॉन्ड्रल बोन स्क्लीरोसिस होता है। हाँ जी, बेकर सिस्ट होती है। रिस्क फैक्टर क्या है? ओबेसिटी सबसे बड़ा है, एज। ठीक है, फीमेल जेंडर। इवन जिन लोगों को पेन नहीं हो रहा, ट्रॉमा सेकेंडरी टू स्पोर्ट्स वगैरह, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जो होते हैं, आप कंपेटिटिव स्पोर्ट्स जितने हैं उसमें भी, क्योंकि इंजरी का चांस उसमें बढ़ जाता है, तो उनमें भी हो सकता है। तो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, और सेकेंडरी सेकेंडरी होता है जो किसी कॉज की वजह से होगा। मिसाल के तौर पर रिमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, उस जगह पे जो इन्फ्लेमेशन और जॉइंट खराब हुआ है उसमें, उसके बाद अब आपको वहां पे ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो गया। ठीक है,
तो ट्रीटमेंट क्या है? अगर सिंगल जॉइंट है तो एनसेड्स टॉपिकल, अगर मल्टीपल जॉइंट्स हैं तो ओरल एनसेड्स, इंट्रालीजनल, इंट्रा आर्टिकुलर सॉरी, ट्राइएमसिनोलोन, स्टीरॉइड्स वगैरह। ठीक है। और जॉइंट रिप्लेसमेंट। वैसे कहा जाता है, मतलब कहा से क्या मुराद है, प्रूवन जो है आरसीटीज में, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में, कि जो फिजिकल थेरापी है ना, यानी फिजिकल चेंजेस, एक्सरसाइज, और इनसे ये ज्यादा बेहतर है इवन इंट्रालीजनल एंड ट्राइमसिनोलोन से भी। और क्योंकि ये भी इंट्रालीजनल ट्राइमसिनोलोन वगैरह जो हैं, ये भी बाद में जाके कार्टिलेज को डैमेज करते हैं, और पहले ही वियर एंड टीयर का प्रोसेस और कार्टिलेज का डैमेज है। रीमाटॉइड आर्थराइटिस, मोर देन 1 आवर स्टिफनेस, लेकिन ज्यादातर अप टू 3 to 4 आवर्स पर डे होती है, बहुत ज्यादा टाइम होती है। ठीक है। स्मॉल जॉइंट्स, इंपॉर्टेंट लीजन कौन सा है? साइनोवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियम। ठीक है। साइनोवाइटिस। साइनोवियम पता है ना क्या होता है? ये दो जॉइंट्स हैं आपस में, ये जॉइंट कैप्सूल है, यहाँ पे ये साइनोवियम होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो साइनोवियम साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस कर रही होती है फिर ये। ठीक है। तो ये जब साइनोवाइटिस होगा, इसकी इन्फ्लेमेशन होगी, इस पिंक वाली जो मैंने बनाई है, तो ये सारा इधर इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे। ठीक है। तो साइनोवियल इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, पूरे का पूरा साइनोवियल फ्लूइड भी इन्फ्लेम्ड सेल्स, उसकी वजह से ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा, और उस ग्रेनुलेशन टिश्यू की वजह से पेनस फॉर्मेशन होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, पेनस फॉर्मेशन। ठीक है। तो की लीजन क्या है? साइनोवाइटिस। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्टार्ट डीमार्स एट अर्लीस्ट। इसमें एनसेड्स का रोल ये है कि एनसेड सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगे, आपकी पेन को, थोड़ा सा स्वेलिंग को बेहतर करेंगे बस। जो जॉइंट इरोजन्स, इसमें इरोजन्स होती हैं, इसमें जॉइंट डैमेज होता है, इरोजन, और टोटल आपका जॉइंट जो होता है वो डिस्ट्रक्शन होती है। हाँ वही मैं मीथोट्रेक्सेट पे ही आ रहा हूँ। जॉइंट की डिस्ट्रक्शन होती है, उस डिस्ट्रक्शन को ना एनसेड रोकेगी, ना स्टीरॉइड्स रोकेंगे। अगर कोई रोकेगा तो दैट आर डीमार्स, एंड द फर्स्ट डीमार्ट दैट इज यूजुअली स्टार्टेड इज द मीथोट्रेक्सेट। तो आपने एनसेड के साथ अगर कुछ स्टार्ट कराना है तो वो मीथोट्रेक्सेट है। ठीक है। स्टीरॉइड्स का क्या है इसमें रोल है? स्टीरॉइड्स के देखिए, स्टीरॉइड्स का कहा जाता है कि ये स्टार्ट कराने ही नहीं चाहिए, और अगर कराने पड़े, मजबूरी हो, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और अगर लॉन्ग पीरियड के लिए स्टीरॉइड्स रिक्वायर्ड हैं तो फिर आपने साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस के प्रिवेंशन के लिए भी चीजें देनी है, यानी बिस्फोस्फोनेट्स, विटामिन डी, कैल्शियम, ये चीजें भी देंगे। खैर हम आते हैं वापस। डी मार्स मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आपसे पूछेगा कि क्या स्टार्ट कराओगे, तो डी मार्स, क्योंकि बुक में क्लियर कट वर्डिंग लिखी हुई है कि एट अर्लीस्ट आपने डी मार्स स्टार्ट कराने हैं। अब मीथोट्रेक्सेट का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? स्टोमाटाइटिस, जीआई अपसेट, जीआई इरिटेशन। कैंसर लेटर ऑन जाके कराती है, मोस्ट कॉमन की बात हो रही है बच्चे। बोन मैरो सप्रेशन भी कम कराती है, लेकिन सब में नहीं कराती। मोस्ट कॉमन की बात हो रही है, मोस्ट कॉमन कॉल जो है ना वो स्टोमाटाइटिस है, या जीआई अपसेट, जीआई इरिटेशन। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। उसके अलावा वो पैनसाइटोपिनिया भी कराती है, कैंसर का रिस्क भी बढ़ाती है, पुल्मोनरी फाइब्रोसिस भी करा सकती है, और बोन मैरो को भी आपका पैनसाइटोपिनिया वगैरह भी करा सकती है। ठीक है। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लिवर डिजीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है।
प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और लिवर डिजीज में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अच्छा, एक और पॉइंट रह गया हमारा। अगर आपने बायोलॉजिक एजेंट्स शुरू करने हैं आरए में, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, सबसे पहले आपने क्या करना है? लेटेंट टीबी को रूल आउट करना है। लेटेंट टीबी को रूल आउट करें, और वो कैसे करेंगे? इंटरफेरॉन गामा रिलीज असे, आइग्रा टेस्ट करेंगे। आपसे वैसे वो सवाल कर लेगा, हो सकता है वो वैसे ही पूछे कि क्या देखेंगे, तो इंटरफेरॉन गामा, गामा, ठीक है। तो लेटेंट टीबी को रूल आउट करें। अगर लेटेंट टीबी मिल गई आपको, तो पहले उसको ट्रीट करना है, और फिर आपने इसको ट्रीट करना है। देते हैं, फोलिक एसिड दे रहे होते हैं आप जब तक मीथोट्रेक्सेट शुरू दे रहे होते हैं, ठीक है। मीथोट्रेक्सेट के साथ आप फोलिक एसिड देते हैं बच्चे, ठीक है। ये आपको मैंने सारे सीएमडीटी के मेडिसिन की बुक के पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। मीथोट्रेक्सेट और ये सारा रिमोटाइड आर्थराइटिस और इन चीजों के हवाले से टिपिकल जो पॉइंट्स है ना। अच्छा जी, गाउट पे आ जाएं। पूछना ही है उन्होंने किसी ना किसी तरह। कौन सी ड्रग गाउट कराती है? अच्छा, पहले देख लेते हैं। एक तो पोडाइग्रा, टोफाया आपको मिलेंगे, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सारा कुछ तो इसका आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेगेटिवली बायर फ्रिंजेंट क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है। जॉइंट एस्पिरेशन आप करोगे टेस्ट करने के लिए। हाँ जी, पायरेजिनामाइड और थाइजाइड, इन दो का लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बदलते हुए आपको ये होता है कि आपने एंगल सारे कवर करने होते हैं। अब गाउट है, बच्चे गाउट तैयार करते रहे मिसाल के तौर पे, वो ड्रग पूछ ले बीच में से जो कराती है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपने हर एंगल कवर करना होता है। अगर आप मेरा अभी लेक्चर देखें, अभी भी यूट्यूब पे कल ही बल्कि मैंने अपलोड किया था, रिमोटाइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी। तो उसमें मैंने उसकी इवन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स भी उस लेक्चर के अंदर ही डिस्कस किए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जब बैठता है, एक ही दफा वो बैठता है और वो उधर ही पढ़ के उठने का उसका होता है, ठीक है। हाँ, मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो उसमें सारी चीजें हो तो वो एक तमाम तर एंगल लेक्चर में कवर हुए हुए हो, तो वो बच्चे के लिए भी आसानी हो जाती है। अच्छा, क्रॉनिक गाउट में क्या होता है? साथ एक तो ये है, हाइपर यूरेसीमिया होगा, प्लस आपकी जॉइंट डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाएंगी। क्रॉनिक गाउट में सिर्फ इतना फर्क आएगा कि कोई ना कोई जॉइंट डिफॉर्मिटी का भी मेंशन होगा, ठीक है। और क्या होता है? हाइपर यूरेसीमिया की वजह से रीनल स्टोन्स भी होंगे। क्रॉनिक गाउट है ना, चले जा रहा है, और हाइपर यूरेसीमिया भी आपका चले जा रहा है, तो रीनल स्टोन्स वगैरह की भी साथ हिस्ट्री ऐड ऑन कर लें, ठीक है। गाउट का ट्रीटमेंट क्या देते हैं? एक्यूट गाउट में आप एनसेड्स वगैरह देते हैं, इंडोमिथासिन वगैरह, ठीक है। और क्रॉनिक गाउट में, हाँ, कोल्चिसिन। क्रॉनिक गाउट में नेप्रोक्सिन भी एनसेड है, ठीक है। याद रखिएगा, हो सकता है वो आपको सीधा सीधा यही दे दे। तो एलोपिरिनॉल है, ठीक है। शाबाश। अच्छा जी, अब आ जाते हैं
क्या रह गया था हमारा इसमें, पेजेट डिजीज। बच्चे पेजेट डिजीज में ना आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज बड़ी हुई होगी, वो क्या होगी? इसमें डिफेक्ट होता है बोन रीमॉडलिंग का। यस, शाबाश। ये बोन रीमॉडलिंग का डिफेक्ट होता है। ठीक है। डिफरेंट फेजेस होते हैं। एक फेज होता है जिसमें ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ती है, फिर ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट दोनों की एक्टिविटी चल रही होती है, फिर तीसरे पे ऑस्टियोब्लास्ट की बड़ी हुई होती है। तो बैलेंस नहीं होता एक्टिविटी का, एक वक्त में एक एक्टिविटी इनकी बहुत ज्यादा बड़ी हुई होती है, ज्यादा हुई होती है, जिसकी वजह से आपकी बोन रिमॉडलिंग में प्रॉब्लम आती है, और बोन पेन्स होती हैं, और हियरिंग लॉस होता है। ठीक है। हियरिंग लॉस क्यों होता है? नर्व इज नर्व एंट्रैपमेंट होती है। ठीक है। हाँ जी, क्रेनियल नर्व 8 की, उस एंट्रैपमेंट की वजह से वो होती है। और एल्कलाइन फॉस्फेटेस सिरप बड़ा होगा, हर चीज कैल्शियम वेल्शियम ये सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिया होगा उसने। ठीक है। तो जी असद को भी एडमिट कर लिया मैंने। उसके अलावा इसमें क्या इम्पोर्टेंट है हमारा इसमें, र्यूमेटोलॉजी में एसएलई। यस। हाँ, एसएलई का ये है बच्चे, सबसे स्पेसिफिक जो है ना, एंटी स्मिथ है। एंटी स्मिथ अगर आ गई तो इसी को आपने लगाना है। और एंटी डीएस डीएनए भी स्पेसिफिक है। एंटी स्मिथ और एंटी डीएनए डीएस डीएनए इकट्ठे दिए हुए हो तो आपने एंटी स्मिथ को लगाना है। ठीक है, टिक। ठीक है। हाँ, एंटी स्टोन फॉर ड्रग इंड्यूस्ड। और सेंसिटिव टेस्ट का पूछा जाए, स्पेसिफिक था ये, सेंसिटिव टेस्ट का पूछा जाए तो वो एएनए। ठीक है। वो सेंसिटिव टेस्ट होगा। बाकी फीचर्स आप सबको पता है, मेलर रैश है, ठीक है, बटरफ्लाई रैश। ठीक है। और उसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन करा सकता है, रीनल डैमेज करा सकती है, सब चीजें जो है ना, लिबमन सैक एंडोकार्डाइटिस वगैरह सब चीजें उसका आपको पता ही है। ठीक है। वो कॉमन चीजें होती हैं। एसएलई का ट्रीटमेंट क्या है? सिर्फ एनसेड देंगे? अच्छा बच्चे, ये ना आपको मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में। इसका ना, ये जिन्होंने जाइंट सेल आर्थराइटिस का मेरे पास मेरा पूछा है मेरे से पूछा है, मेरे यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ है, तमाम वेस्कुलाइटिस जो है ना, तमाम वेस्कुलाइटिस उस एक लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। और छोटा सा लेक्चर है, 30 मिनट्स का होगा शायद, 35 मिनट्स का है। और उसमें तमाम वेस्कुलाइटिस डिस्कस हुए हैं, उनके फीचर्स के साथ, उनके ट्रीटमेंट के साथ। ठीक है। तो वो आप उधर से देख लीजिए। ठीक है, मैं आप लिंक ग्रुप में भेज दूंगा, आप हैं ग्रुप में? नहीं है, चले, मैं आप मेरे से मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको अलहदा से कर दूंगा। ठीक है। हाँ जी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो अभी ये लिखी थी, यही इसी से ही शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर ऐड ऑन होती जाती हैं। ठीक है, स्टीरॉइड्स आपको जरूरत पड़ते ही हैं डिजीज एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी। आगे आ गया स्क्लेरोडर्मा और शॉजरन। अच्छा हाँ, आपके रीमाटाइड आर्थराइटिस के साथ ना दो सिंड्रोम एसोसिएटेड हैं, एक फेल्टी, एक कैप्लान।
ठीक है। कैप्लान क्या होगा न्यूमोकोनियोसिस के साथ। ठीक है। ऑक्यूपेशनल कोई ना कोई चीज चल रही होगी साथ में। और फेल्टी में क्या होता है। हाँ, पुल्मोनरी नोड्यूल्स भी होते हैं बिल्कुल। रिमाटॉइड नोड्यूल जैसे कहते हैं। ठीक है। वो डिफरेंट जगहों पे होंगे और लंग्स में भी होंगे। ठीक है। फेल्टी में क्या होगा। न्यूट्रोपिनिया भी होगा, स्प्लिनोमेगैली भी होगी, साथ रिमाटॉइड आर्थराइटिस भी होगा। ठीक है। इस किस्म का अगर सिनेरियो रिमाटॉइड आर्थराइटिस के साथ दे दिया जाए तो समझ जाइएगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज हो सकती है। रिमाटॉइड आर्थराइटिस की कॉम्प्लिकेशन है बाद में चल के कि शॉजरन भी हो जाती है। ऑटोइम्यून डिजीज है ना, तो सारी एसोसिएटेड हैं। तो अगर रिमाटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट था और अब उसको होगी है ड्राई आईज और ड्राई माउथ। ये मैंने एक सिनेरियो भी देखा था अपने जो एग्जाम्स है ना हमारे, उसका सॉल्व करते हुए। तो वो, तो ड्राई आईज ड्राई माउथ तो शॉर्जन ही लगाना है आपने। ठीक है। तो देख लीजिएगा कि पूछा हुआ उसने क्या है। ठीक है उस तर ठीक है। हाँ, सब कुछ ड्राई। चलो, ये ज्यादा मेरे ख्याल में रिमेटोलॉजी की भी काफी सारे पॉइंट्स हो गए हैं। और इसमें क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, यही चीजें होती हैं, कॉमन पॉइंट्स तो यही होते हैं। अब अल्लाह खैर करे। ठीक है। अच्छा जी, जनरल एक डीके में आपका। हाँ जी, वो स्टार्ट करने लगा। डीके में की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। सेरिब्रल एडिमा। और ये ज्यादा कहाँ किस में कॉमन है। लेस देन 5 इयर्स में। ठीक है। सिनेरियो क्या बनेगा। डीके का पेशेंट था आपके पास, या शुगर ज्यादा दी हुई होगी, अभी उसको हेडेक डेवलप हुआ है, वॉमिटिंग, और रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साइंस हैं, या फंडोस्कोपी की फाइंडिंग दे देगा कि पेपिल एडीमा आ रहा है उसमें। तो समझ आए सेरिब्रल एडीमा डेवलप कर लिया। ठीक है। जब सेरिब्रल एडीमा डेवलप हो जाएगा तो क्या होता है, वो यूजुअली लेस देन 5 इयर्स के बच्चों में ये ज्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। बड़ों में जरा कम होती है लेकिन हो सकती है डीके की। वो ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है। एग्जाम वाले पॉइंट्स मैंने बस कवर करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ताकि आपके हो जाएं। और इसको सेरिब्रल एडीमा को डायग्नोज करने के लिए आप एमआरआई ब्रेन कराएंगे। ठीक है। तो जी, उसके अलावा स्ट्रोक न्यूरोलॉजी पे आ जाते हैं। स्ट्रोक दो तरह का होता है। हाँ जी, मैनिटॉल देंगे। मैनिटॉल भी दे सकते हैं, और मैनिटॉल देते हैं ताकि प्रेशर रिलीज हो। ठीक है। वो ऑस्मोटिक डायूरेसिस कराएगा। लेकिन हार्ट फेलियर में आपने मैनिटोल नहीं देना। अगर सेरिब्रल एडीमा भी है साथ में, लेकिन ना बच्चे, जो प्रेशर आपका रिलीज होगा ना, वो मैनिटोल से होगा। ठीक है। हाफ सेलाइन वगैरह और वो चीजें आप बाद, वो जो है वो डिफरेंट चीजें हैं मैनेजमेंट में। आपका इधर जो है वो, हाँ जी, एन यूरिया में भी नहीं देना, एन यूरिया में भी नहीं देना। ठीक है डीके डिफरेंस विद एच यू एस। बच्चे, टोटली दो डिफरेंट चीजें हैं। एच एच एस आप लिखना चाह रहे होगे। हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट, एच एच एस। बच्चे, एच एच एस हिस्ट्री होती है, ओल्ड एज, बी एस आर मोर देन 600 या 800, ज्यादा ही दी हुई होगी। ठीक है। वेरी हाई शुगर वैल्यूज।
ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। ओल्ड एज की भी हिस्ट्री होगी और डिक्रीज्ड वाटर या ओरल इनटेक की हिस्ट्री होगी। इसके लिए कहते हैं कि अप टू 3 वीक्स तक अगर पेशेंट बहुत कम पानी ले रहा है, कम खुराक ले रहा है, तो ऐसा पेशेंट एचएचएस डेवलप कर सकता है। और अब इस सारे सिनेरियो में, मतलब बेड बाउंड था मिसाल के तौर पे 1 माह से, बेड बाउंड की हिस्ट्री होती है, और ओल्ड एज मेनली ये आपको यहाँ से क्लू मिल जाएगा, डिक्रीज ये। तो डिहाइड्रेशन की वजह से ये फिर होता है, और अब आप उसने अल्टर्ड सेंसोरियम डेवलप कर ली है, कंफ्यूजनल स्टेट है, कंफ्यूजन सी है, तो ये आप सोच सकते हैं कि एचएचएस की तरफ जा रहा है सिनेरियो। ठीक है, और इसमें ऑस्मोलैरिटी आपकी 320 से ज्यादा होती है एचएचएस में। डीके में ऑस्मोलैरिटी आपकी नॉर्मल होती है। हाँ जी, वो मैंने बता दिया। डीके में आपकी ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल होती है। ठीक है। अच्छा जी, देन आपका आ जाता है सीएनएस में स्ट्रोक। स्ट्रोक आपको पता है 2 तरह का है, इंट्राक्रेनियल ब्लीड है, और इस्कीमिक है। अब इस्कीमिक में फिर आपने टीआईए को देखना है। अगर लेस देन 24 आवर्स में सिम्टम बेहतर हो गए हैं, अगर उसने आपको इस तरह का, तो फिर वो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक की तरफ चले जाइएगा। ठीक है। अच्छा, और अगर आपका इस्कीमिक परसिस्ट करती है, वो राइट साइडेड वीकनेस हुई और वो परसिस्ट कर रही है मिसाल के तौर पे 2 डेज बैक, 3 डेज बैक, तो फिर समझ जाए इस्कीमिक स्ट्रोक है प्रॉपर। ठीक है। अगर आपका एफेजिया भी मेंशन है, प्लस आपकी आर्म वीकनेस ज्यादा है लेग से, आर्म की वीकनेस ज्यादा है लेग से, तो फिर आप समझें कि मिडल सेरिबुलर आर्टरी जो है ना, मिडल मेनिंजियल एमसीए का इंफाक्ट है। ठीक है। आईसीबी में फिर आपका सब एरेक्नॉइड हेमरेज भी आ जाता है, सिंपल दूसरा भी आ जाता है। ठीक है। इसके ट्रीटमेंट में आपने एनसेड्स वगैरह देने होते हैं, लोपरिन सॉरी, एस्पिरिन वगैरह देनी होती है, एस्पिरिन। उसके अलावा स्टैटिन्स देते हैं। अच्छा, स्टैटिन्स के बारे में बात यह है कि ये इमीडिएटली आपके रिस्क को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, सीवीए, स्ट्रोक, ठीक है, और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को इमीडिएटली रिड्यूस करते हैं स्टैटिन्स। ठीक है। अच्छा, सब एरेक्नॉइड हेमरेज, थंडर क्लैप हेडेक है, वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ। ठीक है, ये इसका होगा, इमीडिएट ऑनसेट होगा, और सब एरेक्नॉइड हेमरेज इसमें आपका होगा। ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन भी है और वैसे भी ओल्ड एज में भी हो जाती है, हाइड्रोकेफलस। क्या होता है हाइड्रोकेफलस? इसमें आपकी गेट डिस्टर्बेंसेस हैं। हाँ, निमोडिपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। हाँ, एटेक्सिया होता है, और डिमेंशिया होता है। ये फीचर्स अगर आ रहे हुए हैं, मेमोरी का इश्यू, कंफ्यूजनल सी स्टेट, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, एटेक्सिया, तो हाइड्रोकेफलस है। और इसके लिए ट्रीटमेंट क्या देंगे? एसीटाजोलामाइड या फिर शंट्स वगैरह, अल्टीमेटली डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है ना। अगर नहीं आराम आता है इससे, मेडिकल मैयर्स फेल, वो डिपेंड करता है आपका सिनेरियो किस स्टेज का वो दे रहा है, वो आपको बता सकता है कि मेडिकल मैयर्स सारे सारे फेल हो गए हैं, तो फिर आप शंट ठीक करेंगे। ठीक है।
और आइस स्ट्रोक में आपने नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन कराना है, कंट्रास्ट वाला नहीं कराना, नॉन कंट्रास्ट इनहेंस्ड। ठीक है, वरना क्या होगा, पता ही नहीं लगेगा कि वाइट ही अपीयर होता है ना, कंट्रास्ट भी और वाइट ही अपीयर होता है आपका। हाँ, हाइपोडेंस एरियाज भी, और दूसरा बच्चे इस तरह है ना कि जो आईसी भी है ना, वो वाइट अपीयर होता है। हाँ जी, सीएसएफ में जेंथोक्रोमिया मिलेगा आपको। तो आईसी भी वाइट अपीयर होता है और कंट्रास्ट भी वाइट अपीयर होता है। तो दोनों वाइट चीजें होंगी तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो इसलिए नॉन कंट्रास्ट इनहेंस्ड करते हैं, कंट्रास्ट के बगैर सिटी स्कैन कराते हैं। ठीक है, अगर आपको सीटी स्कैन पे पता नहीं लगा कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ये सब एरेक्नोइड हेमरेज है या नहीं है, तो आप 12 घंटे के बाद सीएसएफ करेंगे, उसमें आपको जेंथोक्रोमिया मिल गया, तो इसका मतलब है ये एस ए एच ही था। ठीक है, मेनिंजाइटिस हमने पहले डिस्कस कर लिया है, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हाइड्रोकेफलस के बारे में पूछते होते हैं। ठीक है, जीबीएस, गैन बरे, असेंडिंग पैरालिसिस। असेंडिंग का मतलब है नीचे फुट से, लोअर लिम्ब से शुरू होगा और ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, कैंपाइलोबैक्टर यूजेनाई की वजह से होता है, कोई भी अभी एग्जैक्ट कॉज इसका नहीं पता लग सका, लेकिन कैंपाइलोबैक्टर के साथ एसोसिएटेड है। ट्रीटमेंट क्या देंगे? हाइपोरिफ्लेक्सिया होता है इसमें, बिल्कुल, हाइपो या ए रिफ्लेक्सिया। हाँ जी, IVIGs आर दी ड्रग ऑफ चॉइस बट दीज आर एक्सपेंसिव। तो दूसरी साथ ही कंपैरेबल कौन सी है, प्लाज्माफेरेसिस। ठीक है जी, इसके इसके अंदर अगर वो जीबीएस के साथ, साइंस के साथ एटेक्सिया वगैरह और इस तरह की चीजें दे तो क्या सोचना है? मिलार्ड फिशर वेरिएंट। ठीक है, उसमें सेरिबेलर साइंस आ सकते हैं, एटेक्सिया वगैरह हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, आपका लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था। अच्छा, अभी हाइपोकलीमिक पीरियोडिक पैरालिसिस। कोई जून की अटेम्प्ट तो नहीं दी हुई किसी ने आप में से, 25 की? अच्छा, अच्छा जी, जनरलाइज वीकनेस होती है। ठीक है, पेशेंट को पोटेशियम आप रिप्लेस करते हैं, पोटेशियम कम होता है, टेस्ट पे पता लगता है। पोटेशियम जब आप रिप्लेस करते हैं तो 48 to 72 आवर्स के बाद वीकनेस इंप्रूव होना शुरू हो जाती है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर क्या होता है हाइपोकैलिमिक पीरियोडिक पैरालिसिस का? आपने साथ रूल आउट करनी होती है ग्रेव्स डिजीज या हाइपरथायरॉयडिज्म, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में भी ये हो सकता है।
ठीक है। स्पाइरोनोलैक्टोन भी देंगे, बट बेटर है आप ओरल टैबलेट्स मिलती हैं पोटेशियम की, आप वो देते रहते हैं, साथ साथ पेशेंट का रिप्लेस होता रहता है। जब आपके पास वार्ड में तो होता है या आपके पास एडमिटेड केस है तो इंजेक्टेबल फॉर्म में जारी बात है रिप्लेसमेंट आप करेंगे ना इनिशियली। ठीक है। अच्छा, एंटी एपिलेप्टिक्स का बच्चे बहुत अच्छा एक टेबल था, मैंने शेयर भी किया था अपने दूसरे ग्रुप में भी, आप मुझे ना मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वो भेजता हूँ, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। उसमें वही मेरे वाली बात है, उसमें थर्ड लाइन ड्रग तक बताई हुई है। और थर्ड लाइन ड्रग का बताते हैं, जब वो बताया हुआ है तो उसका फायदा ये होता है कि अब एक दो एमसीक्यूज ऐसे गुजरे हैं मेरी नज़र से भी, और ये स्टूडेंट्स ने, मेरे ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं बच्चे, वो आपस में जब डिस्कशन भी कर रहे थे तो वो परेशान हो रहे थे कि इसका कहीं भी ना फर्स्ट लाइन से उनको आंसर मिल रहा था ना सेकंड लाइन से। तो एग्जामिनर ने थर्ड लाइन जो ड्रग है ना उसमें से उसका ड्रग ऑफ चॉइस पूछी हुई थी, कि यानी नीचे ऑप्शंस में थर्ड लाइन ड्रग दी हुई थी। तो इसमें जो मैं वो एंटीबायोटिक्स में आपको बता रहा था ना कि अल्टरनेट का आपको जरूर पता होना चाहिए, इसमें भी अल्टरनेट का आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, हाइपरकैलिमिया में क्या होगा? मोस्ट कॉमन फाइंडिंग क्या होती है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं, तो टॉल टी वेव्स। ठीक है, सिर्फ ये टॉल पीक टी वेव्स। हाइपरकैलिमिक पैरालिसिस भी होते हैं, इसमें भी वीकनेस हो सकती है। ठीक है। और ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो सकता है। ठीक है जी। और इसकी रिप्लेसमेंट क्या है, कैसे करेक्ट करेंगे पोटेशियम को? हाँ जी, कैल्शियम ग्लूकोनेट देखें, कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट नहीं है हाइपरकलीमिया का। कैल्शियम ग्लूकोनेट आप सिर्फ दे रहे हैं अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम गार्डेड सोडियम चैनल्स होते हैं आपके, तो आप चाहते हो कि कैल्शियम दे दो ताकि हाइपर एक्साइटेबिलिटी ना डेवलप हो हार्ट में। इसके लिए जो आपकी वैसे होगा वो इंसुलिन, फिरोसमाइड, उसके अलावा सल्ब्यूटामोल, नेब्स, नेबुलाइज्ड फॉर्म में। ये आपकी तीन चार चीजें हैं जो कि आपके पोटेशियम लेवल्स को कम कर रही होगी, जो एक्चुअली, और अगर इससे नहीं ठीक होता के एक्सलेट वगैरह भी आप देते हैं। ठीक है, के एक्सलेट। ठीक है। और अगर इससे नहीं ठीक होता, इंसुलिन आपके पोटेशियम को सिर्फ ब्लड वेसल से लेके सेल्स के अंदर लेके जा रही है। सल्ब्यूटामोल भी यही काम कर रही है, जो बॉडी से निकाल रही है वो सिर्फ फिरोसमाइड निकाल रही है, और के एक्सलेट वगैरह बाइंड करके निकाल रही है, या डायलिसिस के थ्रू। तो ये भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि इंसुलिन लेवल्स को नहीं चेंज करेगी, वो सिर्फ ब्लड से उसको लेके जाएगी सेल्स के अंदर। ये इस इतना डेप्थ में अगर आपको चीजों का कॉन्सेप्ट होगा ना, तो फिर आपको एमसीक्यू में जैसे मर्जी घुमा दिया जाए आपको पता होगा। ठीक है। अच्छा जी, सिफिलिस में क्या होता है, सिफिलिस की बच्चे सारी स्टेजेस आपने एक दफा देख लेंगी। प्राइमरी, उसके अलावा सेकेंडरी और टर्शरी। सिफिलिस में होता क्या है आपका, पेनलेस कैंकर होता है, रैश,
कॉन्डाइलोमेटालेटा और टेबिस डोर्सालिस। ठीक है। ये होगा। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है सिफिलिस का? बेंजाथीन पेनिसिलिन। और टेस्ट कौन सा है? बेस्ट इनिशियल वीडीआरएल। इनिशियल मतलब, ठीक है। और बेस्ट जो है वो एफटीए एबीएस। ठीक है। हाँ, गुम्मा फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है। अच्छा जी, स्केबीज। एक क्वेश्चन आया था क्रस्टेड स्केबीज पे। क्रस्टेड स्केबीज का ट्रीटमेंट। नॉर्मल स्केबीज का आप सबको पता है, परमिथ्रिन है। नाइट टाइम पे खारिश शुरू हो गई है, इचिंग होती है, सीवियर इचिंग है, और काफी सारे फैमिली मेंबर्स अफेक्टेड हैं, तो स्केबीज। तो क्रस्टेड स्केबीज में आप क्या देते हो? परमिथ्रिन लोशन भी देते हो, टॉपिकल, प्लस आइवरमेक्टिन भी देते हो एक डोज। ये आपका क्रस्टेड स्केबीज का ट्रीटमेंट है। हाँ जी, दोनों देते हो। आइवरमेक्टिन भी देते हो और परमिथ्रिन भी देते हो। ठीक है। हेड लाइस में क्या करोगे? परमिथ्रिन। ठीक है। और मेलाथायोन। अब देख लेना इसमें से क्या ऑप्शन दी हुई है उसने। परिथ्रिन परमिथ्रिन ज्यादा प्रेफरेबल है मेलाथायोन से। ठीक है। तो अगर दोनों ऑप्शन आ गई तो परमिथ्रिन को सिलेक्ट कराना। इसी तरह स्किन में एक लीजन होती है। क्या बच्चे, कितने परसेंट? 5%, 5%। 5%। बच्चों के लिए होता है 1%, बड़ों में 5%। अच्छा। एक्नी में क्या ट्रीटमेंट दोगे? रेजिस्टेंट एक्नी है तो। रेजिस्टेंट एक्नी का आपको कैसे पता लगेगा? स्कारिंग होगी। नोड्यूल्स होंगे। टॉपिकल ट्रीटमेंट को फेल हो चुकी होगी। अब आप दोगे रेटिनॉइड्स, आइसोट्रेटिनॉइन, विटामिन ए एनालॉग्स, डेरिवेटिव्स। ठीक है। क्लिंडामाइसिन रेजिस्टेंट के लिए नहीं होती, वो शुरू में होती है, और वो सिर्फ बैक्टीरियल कंपोनेंट को बेहतर करेगी। जो आपका ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल पड़ा होगा ना, इसको आपको ठीक करने के लिए रेटिनॉइड्स देने होंगे। ये जो मैसिव स्कारिंग सी होगी और वो सारा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? सर क्लिंडा में, क्लिंडा और
विटामिन दिन में होते हैं। अच्छा कनिंदा ये, लेकिन ये क्या है कि उधर ब्रांड नेम थोड़ी लिखा होगा। कनिंदा ये दोनों होते हैं। अच्छा, ऑस्टियोप्रोसिस का आपको अगर आता है सिनेरियो, कि आपने प्रिवेंशन के लिए क्या देना है, तो क्या देना है। अब वो चाहे स्टीरॉइड्स की हो चाहे दूसरी हो, तो बिसफॉस्फोनेट्स। ठीक है। एब्सेंट सीयर में क्या देंगे। अब ये जनरल मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। इथोसक्सामाइड। अब वो सिनेरियो में इथोसक्सामाइड नहीं था। अब आप क्या करेंगे। तो आपके पास जो सेकंड थर्ड ऑप्शन होगी वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये डेविडसन का बहुत अच्छा टेबल है। वो मैंने भेजा था अपने ग्रुप में भी, मैं दोबारा भेज दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, जीटीसी फिट्स में ड्रग ऑफ चॉइस सोडियम वेलप्रोएट। ठीक है। पार्शियल में ड्रग ऑफ चॉइस कार्बामेजिपिन। पार्शियल में होता क्या है, आपको लोकलाइज से जर्क्स होते हैं। ठीक है। पहले ऑरा भी हो सकता है उससे पहले, और पोस्ट इक्टल फोकल साइंस हो सकते हैं। जीटीसी में तो जनरलाइज्ड होंगे, आप रोलिंग ऑफ आइज होगी, टंग बाइट होगी, ठीक है। ये सारा कुछ हो सकता है। एब्सेंट सीयर में क्या होता है, जो भी बच्चा है या पेशेंट है वो स्टेयर करता रहता है काफी देर तक। ठीक है। और क्या होगा ईईजी की फाइंडिंग एब्सेंट सीयर में। 3 हर्ट्ज स्पाइक वेव। ठीक है। स्टेयरिंग की हिस्ट्री हो और साथ स्पाइक वेव की हो तो समझ जाइएगा कि एब्सेंट सीयर्स की बात हो रही है। अच्छा, अगर प्रेगनेंसी सीयर एपिसोड होगी या प्रेगनेंसी में, तो फिर क्या करोगे। मैग्नीशियम सल्फेट से ठीक नहीं हो रही, फिर कौन सी दो ड्रग्स हैं जो सेफ हैं प्रेगनेंसी में टू सम एक्सटेंट। लेविटायरिस्टाम के साथ दूसरी कौन सी है। लेमोट्रिगिन, शाबाश। ये दो ड्रग्स जो हैं ये सेफ हैं प्रेगनेंसी में, लेमोट्रिगिन और लेविटायरिस्टाम। ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इक्लेम्पशिया वाला जो सीवियर है ना वो डिफरेंट है जरा। उसमें आपकी हाइपरटेंशन की भी हिस्ट्री चली आ रही होगी, और प्रोटीनूरिया की भी। दो चीजों की। ठीक है। प्लस अब सीवियर भी हो जाएगा। तो इसको आप मैग्नीशियम सल्फेट से ही मैनेज करोगे। अच्छा जी, स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है। कंटिन्यूअस सीवियर फॉर मोर देन 5 मिनट्स, या सीवियर्स फॉर मोर देन
फॉर मोर देन 30 मिनट्स विदाउट रीगेन ऑफ कॉन्शियसनेस इन बिटवीन। ठीक है, दो तरह की डेफिनेशंस होती हैं इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट किससे लेना है? आपने बेंजोडाइजिपीन से लेना है। ये टिपिकल एमसीक्यू आता है इसका कि किस चीज से करना है, तो बेंजोडाइजिपीन। अब हो सकता है आपको उसमें वो डाइजिपाम दे दे, लोरेजिपाम दे दे, या फिर आपको मिडाजोलैम वगैरह दे दे। ठीक है, और लोरेजिपाम वगैरह से, डाइजिपाम, इन चीजों से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आप क्या देंगे? एसएसआरआईज देंगे। पैनिक डिसऑर्डर में क्या देंगे? एसएसआरआईज देंगे, फ्लुओक्सिटीन, डाइलॉक्सिटीन वगैरह। ठीक है, पैरोक्सिटीन। अब डिपेंड करता है वो आपको ऑप्शन में क्या कौन सी दे देता है। ठीक है, अच्छा जी। पैनिक डिसऑर्डर जो होगा ना, उसमें और पैनिक अटैक में फर्क है थोड़ा सा। एंजाइटी पे सवाल आ सकता है आपका, स्किज़ोफ्रेनिया पे आ सकता है। ठीक है, पैनिक पे आ सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पे हो सकता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में वैसे ड्रग तो हमने डिस्कस कर ली है, लेकिन मेन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज रोल प्ले करेगी? बिहेवियरल थेरापी, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी। ये सबसे ज्यादा रोल जो प्ले करेगी वो ये करेगी। ठीक है, हाँ, सीबीटी। ठीक है, और अगर ड्रग का वो पूछ लेता है तो फिर एसएसआरआईज वगैरह। तो ये इनमें से ही कोई ना कोई आ जाएगी आपकी, पैनिक वगैरह में से, क्योंकि पैनिक आजकल एंजाइटी डिसऑर्डर है भी बहुत ज्यादा। तो पैनिक डिसऑर्डर और पैनिक अटैक वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। पैनिक डिसऑर्डर में आपके क्या होगा? पेल्पिटेशंस, फियर ऑफ डेथ, सॉरी, पैनिक डिसऑर्डर में। ठीक है, और रिकरेंट अटैक्स होंगे। पेल्पिटेशंस, फियर होगा, फियर ऑफ डेथ। ठीक है, और रिकरेंट अटैक्स। ठीक है, और पैनिक अटैक क्या है? सडन एपिसोड, किसी तरह भी प्रेजेंट कर सकता है। यह साइकाइट्री से मेडिसिन के हवाले से आ जाएंगे ना, उसमें कोई उसका अलहदा से नहीं गिवन के कितने आते हैं, एक या दो आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आते। अच्छा, एक होता है ट्राइजेमिनल न्यूरalgia, शार्प फेशियल पेन होती है, ट्रिगर जोन होते हैं, शॉर्ट बर्स्ट होती है पेन में। कोई पेशेंट है, डेंटिस्ट के पास गया है, या उसको डेंटल लीजन है, और अब उसको इस तरह की चीजें शुरू हो गई हैं, तो आप क्या देंगे? कार्बामेजिपिन। ठीक है, शॉर्ट लाइक पेन, बिल्कुल, जैसे इलेक्ट्रिक करंट लग रहा हो इस तरह भी उसको फील होता है। ठीक है, तो मिग्रेन में क्या देते हैं? एक्यूट मिग्रेन अटैक में, वेरी इंपॉर्टेंट, मिग्रेन हेडेक। हाँ जी, एक्यूट मिग्रेन अटैक में आप जो ड्रग देंगे वो सुमाट्रिप्टन होगी। ठीक है, और मिग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं? प्रोप्रेनोलॉल है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। वेलप्रोइक एसिड है।
सोडियम वेलप्रोएट। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने एक चीज भूल गए थे अभी, पार्किंसनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। ब्रैडिकाइनेरिया, रिजिडिटी, ये दो टिपिकल फीचर्स हैं पार्किंसनिज्म के। ठीक है। तो क्या देते हैं आप? लीवोडोपा कार्बिडोपा। ठीक है। लेकिन अगर यही आपका ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म हो, लाइक आपका हो जाए हेलोपेरिडोल वगैरह की वजह से या किसी वजह से, तो फिर क्या करेंगे आप? हाँ, ये इसीलिए आया ना बच्चे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, फिर बेंज हेक्सोल देते हैं आप। ठीक है। ठीक है। या बेंज हेक्सोल ना हुआ ऑप्शन में तो प्रोसाइक्लिडीन देखिएगा। प्रोसाइक्लिडीन। ठीक है। अच्छा जी। ट्रेमर कौन सा होता है पार्किंसनिज्म का? रेस्टिंग होता है या इंटेंशन होता है? हाँ जी, रेस्टिंग ट्रेमर होता है। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे इसी में से आ जाएगा। टॉपिक यही होंगे कम से कम। ठीक है। हाँ, पिल रोलिंग वगैरह। अच्छा, सर्जरी से आपको ये आ सकता है कि ऑपरेट हो गया पेशेंट, अब वॉमिटिंग स्टार्ट हुई हुई है। ठीक है। तो क्या करते हो? इसमें भी ऑनडेंसिट्रोन देते हैं, और कीमोथेरेपी के लिए भी ऑनडेंसिट्रोन देते हैं, कीमो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में भी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी रिजिडिटी की हमने बात की थी, तो दो चीजें आपने अच्छे से करनी है साथ। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ठीक है। क्या होते हैं ये? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में आपने क्या देना है? जी जी बच्चे, हुरैरा इंशाल्लाह, ये हाँ डेट्रोलिन देते हैं, बिल्कुल शाबाश। ठीक है। हाइपरथर्मिया होता है, आपकी मसल रिजिडिटी होती है, और यूजुअली ये आप डेवलप करते हैं आफ्टर एनेस्थीसिया। ठीक है। आफ्टर एनेस्थीसिया हो गया। और आर्टीरियल ब्लड गैसेस कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, बढ़ा हुआ होगा, सीपी के लेवल्स वगैरह भी बढ़े हुए होंगे। ठीक है। अच्छा, फिर सीवीएस में तो वैसे आप लोग ज्यादा फेमिलियर भी हैं। रेनॉल्ड
पेंटार्ड क्या होता है? हाँ जी, शार्कोट्राइड होता है, प्लस हाइपोटेंशन, प्लस कंफ्यूजन या न्यूरोलॉजिक कंप्लेंट्स। और अब शार्कोट्राइड क्या होता है? जॉन्डिस, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, फीवर। ठीक है, एक्यूट कोलेंजाइटिस वगैरह में हो सकता है। और अगर एक्यूट कोलेंजाइटिस में साथ फिर ये रेनॉल्ड पेंटार्ड पूरा डेवलप हो जाए, यानी हाइपोटेंशन भी डेवलप हो जाए, कंफ्यूजन भी, तो दिस इज वेरी सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ठीक है। एंडोक्रिनोलॉजी में से कुछ चीजें देख लेते हैं। SIADH क्या होता है? इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन होती है, एडीएच सिक्रीशन बढ़ती है, और ये क्या करता है, अपने V2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। एडीएच दो तरह से काम करता है, V1 के थ्रू और V12 के थ्रू। लेकिन ये जो रीनल में जाके इफेक्ट करता है ना, वो अपने V2 रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है। तो क्या होगा, एक्वापोरेंस के थ्रू वाटर एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया होगा। ठीक है। और डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैलिटी होगी। ये तीन चीजें इसमें होंगी। और कब कब होता है? हेड ट्रॉमा के केसेस में, मेनिंजाइटिस के बाद हो सकता है। एक से एक सिनेरियो भी मैंने देखा है पिछले दिनों। साथ ही आपका स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, उसके पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के तहत भी होता है ना। तो सिनेरियो क्या दिया हुआ था कि एक पेशेंट है, उसको हेमोप्टिसिस है, वेट लॉस है, क्रॉनिक स्मोकर है, और अभी उसका ना हाइपोनेट्रीमिया भी बताया हुआ था, और साथ सीरम ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज दी हुई थी। ठीक है। और साथ में यूरिन की ऑस्मोलैलिटी दी हुई थी। तो वो पूछा हुआ था सवाल कि ये क्या होता है, तो वो SIADH था। ठीक है। अब उसमें से आपसे वो डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। हो सकता है वो आपसे रिसेप्टर्स का पूछ ले, V2 रिसेप्टर है। ठीक है। कॉज का पूछ ले। ठीक है। कोई भी चीज पूछ सकता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ADH स्टोर होता है, और हाइपोथैलेमस में ये बनता है। ठीक है। हाँ जी, ड्रग कॉजेज भी हैं। देन कम्स द कंफ्यूजिंग, जो आपको होता है एडिसन, एडिसोनियन क्राइसिस भी होता है टीबी में। वो क्या होता है? अच्छा, बल्कि एक उससे पहले, वाटर हाउस प्रेडिक्शन, ये क्या होता है?
हाँ जी, बाइलेटरल एड्रीनल हेमरेज होती है ड्यू टू मेनिंजोकोक्सीमिया। ठीक है, निसेरिया की वजह से, निसेरिया मेनिंजाइटिस जो होता है ये वो कराता है। तो उसके बाद भी आपके एडिशोनियन क्राइसिस वगैरह डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा आपके पास? एड्रीनल इनसफिशिएंसी के पास तरह, सेप्टिक शॉक, डीआईसी, बॉडी पे वो रैश की हिस्ट्री दे सकता है आपको, रैश टू टू शो के निसेरिया है इन्वॉल्व। ठीक है, निसेरिया का रैश। ठीक है जी। उसके अलावा आपके हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म में ना, हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका थायरोटॉक्सिकोसिस वो इम्पोर्टेंट है, और दूसरे के लिए मिक्स एडीमा क्राइसिस, वो जो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। ठीक है, क्या ट्रीटमेंट देते हैं आप थायरोटॉक्सिकोसिस में? अच्छा जी, प्रोपाइल थायरोयूरेसिल और ल्यूगोल्स आयोडीन। ठीक है, और मिक्स एडीमा क्राइसिस में यस, लीवोथायरोक्सिन प्लस स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स भी देते हैं आप। हाँ जी, ये दोनों चीजें आप देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स थे। ठीक है, सारे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपका शॉक, सबसे मेजर सिम्टम्स, अर्लीस्ट टू अपीयर, अर्लीस्ट टू अपीयर, ये कौन सा सिम्टम होगा या साइन होगा? एग्जामिनेशन फाइंडिंग, टैकीकार्डिया। एक सिनेरियो था अभी के, एक पेशेंट है, उसने ब्लड लॉस हुआ है, बट अभी तक वो ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस शो दैट ही इज डेवलपिंग शॉक? ठीक है, तो दैट वाज टैकीकार्डिया। ठीक है, हार्ट फेलियर वगैरह तो आता ही होगा आपको सारा। क्या देते हैं हार्ट फेलियर में? हीरोसोमाइड देते हैं, चार चीजें आप देते हैं हार्ट फेलियर का, अगर आपके पास एक्यूट एलवीएफ या हार्ट फेलियर का केस आ जाता है। डायूरेटिक्स, ऑक्सीजन इनहेलेशन, नाइट्रेट्स टू डिक्रीज प्री लोड एंड आफ्टर लोड। ठीक है,
और मॉर्फिन वगैरह, ताकि आपका एप्रीहेंशन कम हो और आपकी ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन कम हो, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो, ताकि हार्ट को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ठीक है। तो इमीडिएटली आपसे ज्यादातर जो सवाल पूछा जाता है वो डायूरेटिक्स के बारे में ही पूछा जा सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई करके देगा तो हो सकता है सिर्फ नाइट्रेट्स को ऑप्शन में रख दे। ठीक है। जी जी बच्चे, असद एनीमियास कल करने हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अभी ये 4 दिन है ना, तो कल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। वो करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सारे कराएंगे, स्पेशली मेडिसिन और सर्जरी के, क्योंकि 4 दिन एक्टिव हार्ट फेलियर में इस वक्त एक्यूट हार्ट फेलियर जब चल रहा है ना, तो बीटा ब्लॉकर नहीं देने, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जो क्रॉनिक हार्ट फेलियर है ना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसे है जो चल रहा है जिसमें, उसमें बीटा ब्लॉकर्स का बहुत पॉजिटिव रोल है, मोर्टेलिटी बेनिफिट भी है। मोर्टेलिटी बेनिफिट ये होता है कि आपका, एक बंदे ने 60 साल तक जीना था तो हो सकता है अब वो 70 साल तक जिए। दिस इज मोर्टेलिटी बेनिफिट। ठीक है। यानी उम्र इन टर्म्स ऑफ हिज एज, उसकी एज बेहतर होती है बीटा ब्लॉकर्स के साथ, लेकिन एक्यूट सेटिंग में आपने नहीं देनी। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलें जी, आज यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और मैं आपको 2 चीजें भेजता हूँ, जो लोग ग्रुप्स में नहीं है वो मुझे मैसेज कर दें, ताकि ये है कि मैं उनको वो नम्स के एमसीक्यूज और सर्जरी के एमसीक्यूज खुद भेज देता हूँ। ठीक है। और हाँ जी, ये रिकॉर्डेड इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग कर दी है मैंने, तो ये आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। ठीक है। फी अमान अल्लाह।